अर्जुन ने अपनी कार उस सुरंग के अंदर से होते हुए एक अंधेरी गुफा में ले गया और अब वह उस कार से निकला। इस वक्त अर्जुन का ऑरा काफी खतरनाक नजर आ रहा था। उसके आसपास काफी नेगेटिव वाइब नजर आ रही थी। अर्जुन तेज कदम लेते हुए उस गुफा से होते हुए एक बड़े से कमरे में गया जहां चारों तरफ जेल की सलाखों से भी मोटे मोटे पिंजरे बने हुए थे। यह एक खुफिया सुरंग या कैदखाना लग रहा था और यहाँ आते ही अर्जुन के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई, जिसे उसके चेहरे पर पहने हुए मास्क के द्वारा देखा नहीं जा सकता था। लेकिन अर्जुन को देखकर साफ बताया जा सकता था कि वह अब बहुत ही कुछ खतरनाक करने वाला है। अर्जुन के वहां आते ही ब्लैक हुडी में कुछ लोग उसके सामने आए और अर्जुन को देखते ही सर झुकाकर उसका वेलकम किया। अर्जुन ने बिना कुछ कहे अपना हाथ उठाकर उन लोगों को इशारा किया। फिर अर्जुन ने अपनी आवाज बदलकर बड़े ही एटीट्यूड के साथ उन लोगों से कहा, जो काम दिया था क्या वह हो गया है? उद्धरण चिन्ह डॉट। यस डॉक्टर डेविल जैसा आपने कहा था। ये सुनकर अर्जुन ने उन लोगों का अपनी डार्क आंखों से देखते हुए पूछा, गुड कहाँ है वो? वहीं जहां आपका ऑर्डर था, हेल चेम्बर में, कहते हुए उन लोगों ने अर्जुन की बातों का जवाब दिया। उन लोगों की बात सुनकर अर्जुन ने बिना एक पल गवाही तेज कदमों के साथ हेल चैम्बर की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। अर्जुन जिस रास्ते से जा रहा था, उस रास्ते के दोनों तरफ बड़ी बड़ी जेलों जैसे कमरे बने हुए थे, जिनकी सलाखें बहुत ही मजबूत लोहे की जालियां से घिरी हुई थी और उनमें कुछ लोगों को कैद किया गया था, जो बहुत ही बुरी कंडीशन में तड़प रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें टॉर्चर किया जाता था। उस गुफा में दोनों तरफ लगभग 40 से 50 ऐसे जेल बने हुए थे, जिनमें लगभग 100 या 150 लोगों को कैद किया गया था। उन सभी की हालत बहुत दयनीय थी। वह गुफा काफी लंबी सुरंग की तरह थे, लेकिन उसका साइज काफी बड़ा था। वह किसी अंडरग्राउंड बेसमेंट की तरह था, जहां जेल वाले कमरों में रेड कलर की बिल्कुल डिम लाइट जलती थी और उसके रास्तों पर ब्राइट व्हाइट लाइट, जो उस अंधेरे गुफा को पूरी तरह रोशन कर रहे थे। थोड़ी ही देर में अर्जुन अपने हेल चेम्बर के सामने था और यहाँ का माहौल एक टॉर्चर रूम की तरह लग रहा था। अर्जुन ने अपने फिंगरप्रिंट स्कैन किया और वहां दरवाजा खुल गया। अर्जुन अपने चेहरे पर डार्क एक्सप्रेशन लिए उसे कमरे के अंदर गया और अचानक ही वहां एक फॉक्स लाइट किसी इंसान के चेहरे पर पड़ी। उसे इंसान को वहां के एक इलेक्ट्रॉनिक की कुर्सी पर बांध कर रखा गया था, जिसकी हालत इस वक्त काफी खराब लग रही थी। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे टॉर्चर किया गया था। उसकी आंखें भी लगभग ना के बराबर खुल रही थी। वह आधी बेहोशी की हालत में था। किसी के कदमों की आहट को महसूस करके उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली और धीरे से अपना सर उठाकर अर्जुन को देखने की नाकाम कोशिश करते हुए बोला, कौन हो तुम लोग? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? प्लीज मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। तुम लोग मुझे टॉर्चर क्यों कर रहे हो? अगर तुम लोगों को फिरौती चाहिए तो मुझे बताओ, मेरे पापा कमिश्नर हैं, बहुत पैसा है उनके पास, वह तुम्हें मुंह मांगी रकम देंगे, पर प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझसे ये दर्द और तकलीफ और बर्दाश्त नहीं हो रही। तभी अर्जुन ने अपनी नजर घुमाकर सामने दूसरी साइड देखा। वह लगभग 6 और लड़कों को बांध कर रखा गया था। उनकी हालत भी कमिश्नर के बेटे की हालत की तरह ही थी। वह भी पूरी तरह से जख्मी हालत में मजबूत लोहे की इलेक्ट्रॉनिक कुर्सी पर बांध कर रखे गए थे। उनके हाथों में ऑटोमेटिक लोहे की हथकड़ी थी। उनके पैरों का जंजीर से झगड़ा गया था और सभी अर्जुन को अपने सामने देखकर तरहते हुए उससे माफी मांग रहे थे। तभी कमिश्नर के बेटे ने कहा, देखो तुम लोगों ने हमें 1 हफ्ते से यहाँ किडनैप करके रखा है और हमारी गलती भी नहीं बता रहे। प्लीज हम लोगों को जाने दो, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हें बहुत पैसा देंगे। वह लड़का रोते हुए लगभग गिड़गिड़ा रहा था। तभी अर्जुन तेज कदमों से उसके पास गया और उसके चेहरे पर एक थप्पड़ लगा दिया। फिर उस लड़के के गले को दबाते हुए गुस्से भरी लाल निगाहों से उसे घूरते हुए बोला, गलती नहीं पता तुझे अपनी? हाँ, गलती नहीं पता, गलती नहीं पाप किया है तूने जिसकी कोई माफी नहीं है। अपने घर में काम करने वाले नौकर की एक 9 साल की बच्ची के साथ तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने मिलकर रेप किया और इतनी बुरी तरह से किया कि वह बच्ची 3 घंटे से ज्यादा जी नहीं पाई। तुम लोगों ने उसे तड़पा तड़पा कर मार दिया और उसके माँ बाप जब तुम लोगों के खिलाफ जब पुलिस में रिपोर्ट कराने गए तो तुम्हारे बाप ने अपने पैसों और पागर के बलबूते पर उनकी रिपोर्ट नहीं लिखने दी
और इतने पर भी तुम लोग नहीं रुके अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसके माँ बाप को उनके झोपड़ी में आग लगाकर जिंदा जलाकर मार दिया। जानते हो उस घर में कितने लोग मरे थे उस वक्त? उस लड़की के माँ बाप के साथ साथ उसके दो छोटे भाई जो 5 और 7 साल के थे वह भी अपने माँ बाप के साथ मारे गए। जरा महसूस करो उन लोगों की चीखों को, उनके दर्द को, उनकी बेबसी को। वह तो चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, और तुम लोग बाहर शराब पीते हुए राक्षसों की तरह हंसते हुए उन्हें जिंदा जलते हुए देख रहे थे। तुम लोगों को ना उस मासूम बच्ची पर तड़प आया, ना उसके छोटे छोटे भाइयों पर। और यही कारण है तुम लोगों को यहाँ लाकर टॉर्चर करने का, और इस हद तक करने का कि तुम लोग मौत की भीख मांगो पर तुम्हें मौत ना मिले। इस वक्त अर्जुन गुस्से से जल रहा था, उसकी बातों में नफरत और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। अर्जुन की बात सुनकर कमिश्नर के लड़के ने लड़खड़ाते शब्दों में पूछा, तुम्हें इस बारे में कैसे पता? इस बारे में तो किसी को भी पता नहीं है, क्योंकि हमने कोई सबूत नहीं छोड़ा था। तो फिर तुम्हें कैसे पता, और तुम हो कौन? उस लड़के की बात सुनकर अर्जुन अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लाते हुए अपनी जलती हुई निगाहों से उसे घूरते हुए बोला, हर इंसान अपने गुनाह का कोई ना कोई सबूत छोड़ ही देता है। और तुम लोगों से भी एक गलती हुई थी। तुमने जिस बच्ची का रेप किया था उसे तो तुमने जंगल के बीचों बीच फेंक दिया था ताकि जानवर उसकी लाश को खा जाए। लेकिन तुम्हारा बेडलक, उस बच्ची की लाश को जंगल के आसपास घूम रहे कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स ने देख लिया था, और पुलिस ने उसकी लाश को सरकारी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। लेकिन तुम्हारे बाप की पिनहूच के कारण उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बदलकर एक्सीडेंट का केस बना दिया गया। लेकिन उस हॉस्पिटल में काम कर रहे एक कंपाउंडर ने मुझे ताकि यह खबर पहुंचाई, और फिर तुम लोगों को ढूंढ निकाल तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था। जानना चाहते हो कौन हूं मैं? तो सुनो। तुम जैसे लोगों को मौत से भी बदतर मौत देने के वाला डॉक्टर डेविल हूं मैं। तुम जैसे अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है जो गरीबों का शोषण करते हैं, उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाने वाला डॉक्टर डेविल हूं मैं। तुम अकेले नहीं हो, तुम जैसे ना जाने कितने ही इंसान की खाल में भेड़िया कैद है मेरे कैद खाने में, जिन्हें सरकार ने तो सजा नहीं दी, लेकिन उनका इंसाफ और फैसला मेरे अदालत में होता है। तुम जैसे लोग जो समाज के लिए एक वायरस हो, तुम्हारा इलाज करना डॉक्टर डेविल का काम है, ताकि समाज को मैं तुम जैसे घटिया और डेडली वायरस को मैं जड़ से खत्म कर सकूं, और अपने समाज को, अपने देश की बेटियों को, गरीबों को एक सुरक्षित समाज बना कर दूं। अर्जुन की बात सुनकर कमिश्नर का बेटा हैरान रह गया। इससे पहले वह अर्जुन से कुछ कह पाता, अर्जुन ने अपने पीछे खड़े अपने गार्ड्स को ऑर्डर दिया, ले जो इसे और ऑपरेशन की तैयारी करो। आज इसकी रगों में बहता हुआ गंदा खून किसी की जिंदगी बचाने के काम आएगा, कम से कम करने से पहले ये किसी के काम तो आए। अर्जुन की बात मानकर उसके गार्ड कमिश्नर के बेटे को जबरदस्ती अपने साथ खींचकर ऑपरेशन थिएटर की तरफ लेने कर चले गए। अर्जुन थी अपने गार्ड्स के साथ उस ऑपरेशन थिएटर रूम की तरफ आया। थोड़ी ही देर में अर्जुन मजबूत हाईली प्रोटेक्टिव दरवाजे के सामने था। अर्जुन ने वहां अपना फिंगरप्रिंट स्कैन किया, और उसके स्कैन करते ही वह दरवाजा बहुत ही हाई टेक्निक वाले दरवाजे की तरह खुल गया। दरवाजे के खुलते ही अर्जुन उसके अंदर गया। अंदर का माहौल एक सीक्रेट लेबोरेटरी की तरह था। उसे लेबोरेटरी से होते हुए अर्जुन दूसरे दरवाजे के दूसरी तरफ के होते हुए एक नए कमरे की तरफ गया, और यहाँ का माहौल एक ऑपरेशन थिएटर की तरह था। अर्जुन के गार्ड्स ने जबरदस्ती कमिश्नर के बेटे को ऑपरेशन टेबल पर लिटा दिया और उसके हाथों और पैरों को बैट से बने हुए ऑटोमेटिक हथकड़ी से लॉक कर दिया। अपनी मौत को सामने देखकर कमिश्नर का बेटा डर के मारे कांपने लगा, उसकी आंखों में आंसू आने लगे। वह अर्जुन के सामने रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए अपनी जान की भीख मांग रहा था, और खुद को छोड़ देने की गुहार लगा रहा था। देखो, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, तुम जो कोई भी हो, प्लीज मुझे छोड़ दो। तुम चाहते हो मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिले तो ठीक है, मैं खुद जाकर कोर्ट में अपना गुनाह कबूल कर लूंगा। कोर्ट में अपनी नाक रगड़कर अपनी गुनाह की माफी मांग लूंगा और सजा भुगतूंगा। लेकिन प्लीज मुझे मारकर तुम अपने हाथ मैले मत करो। तुम लोगों की भलाई चाहते हो ना? मेरे पास बहुत पैसा है, मैं सारे पैसे दान कर दूंगा। मेरे साथ साथ मैं अपने दोस्तों के खिलाफ भी गवाही दूंगा। लेकिन प्लीज मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। मैं मरना नहीं चाहता, मुझे जाने दो।
अर्जुन कमिश्नर के बेटे की बात सुनता जा रहा था और अपने हाथों में ग्लव्स पहनते हुए, डार्क ग्रीन कलर का ऑपरेशन गाउन पहनते हुए, कमिश्नर के बेटे से बोला, माफी, और तुम्हें तुम्हें मौत से कब से डर लगने लगा? बात जब अपनी मौत पर आई तो बहुत तकलीफ हो रही है, डर लग रहा है उन बच्चों और उसके माँ बाप के बारे में नहीं सोचा, जिसकी जान तुमने अपनी मस्ती के लिए ले ली। उस वक्त तो तुम लोग बहुत हंस रहे थे। क्या सोचा था भगवान के घर में उन्हें न्याय नहीं मिलेगा? प्रॉब्लम तुम जैसे लोगों की नहीं है, प्रॉब्लम हमारे समाज की है। कोई आवाज भी नहीं उठाना चाहता। हर गली, हर मोहल्ले में, हर घर में कोई ना कोई गुनाह होता है और लोग चुप कर जाते हैं, कभी बदनामी के डर से, तो कभी झूठी शान के डर से। और जो इंसान कभी इंसाफ मांगने की चाहत भी रखता है तो तुम जैसे लोग इंसाफ पर से उनका भरोसा उठा देते हो। तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने मिलकर 9 साल की बच्ची की जान ले ली। लेकिन हमारे समाज में कोई सुरक्षित नहीं है। 6 महीने की बच्ची, 10 महीने की बच्ची, 80 साल की बूढ़ी औरत, कोई भी नहीं। अनपढ़, गवार और गरीब लोग ही नहीं, हाई क्लास करके पढ़ी लिखी समझदार लड़कियां भी तुम लोग किसी को नहीं छोड़ते। तुम लोग एक वायरस की तरह हो जो समाज को खोखला कर रहे हो। सिर्फ अपने मजे के लिए तुम लोग दूसरों की जिंदगी से खेल जाते हो, उनकी जान ले लेते हो और इस बात का तुम्हें पछतावा भी नहीं होता। तुम जैसे लोगों को समाज में जीने का हक नहीं है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे कुछ गुनाह को माफ कर रहा हूँ। तुम्हारा ये घटिया दिल निकाल कर जो आज तक किसी के काम नहीं आया, जो दिल के नाम पर पत्थर है, किसी और के सीने में धड़केगा, उसे एक नई जिंदगी देगा। तुम्हारा यहाँ का टाइम पीरियड खत्म हुआ, अब ऊपर जाकर अपने गुनाहों की माफ भगवान से मांगना, क्योंकि डॉक्टर डेविल तो तुम्हारा इंसाफ कर चुका है। कहकर अर्जुन ने कमिश्नर के बेटे को एनेस्थीसिया दे दिया। कमिश्नर का बेटा रोता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन थोड़ी ही देर में वह बेहोश हो गया। अर्जुन ने ऑपरेशन करके उसका हार्ट निकाल लिया और अपने दूसरे साथी डॉक्टर से उसके बाकी के बॉडी पार्ट्स को निकाल कर दान करने का कहकर उसकी बॉडी को डिस्पोज करने के लिए कह दिया। अर्जुन उसके हार्ट को बहुत अच्छे से सेव करके बिना एक पल रुके वहां से निकल गया। अर्जुन के कह मुताबिक कमिश्नर के बेटे के आंखें, किडनी और जरूरी बॉडी पार्ट्स निकाले गए जो किसी दूसरे इंसान को जिंदगी दे सकते थे और उसकी बॉडी को एक इलेक्ट्रॉनिक आग वाले चेम्बर में डालकर डिस्पोज कर दिया गया। लगभग 5 मिनट में कमिश्नर के बेटे की राख भी नहीं बची। कमिश्नर का बेटा रोता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन थोड़ी ही देर में वह बेहोश हो गया। अर्जुन ने ऑपरेशन करके उसका हार्ट निकाल लिया और अपने दूसरे साथी डॉक्टर से उसके बाकी के बॉडी पार्ट्स को निकाल कर दान करने का कहकर उसकी बॉडी को डिस्पोज करने के लिए कह दिया। अर्जुन उसके हार्ट को बहुत अच्छे से सेव करके बिना एक पल रुके वहां से निकल गया। अर्जुन के कह मुताबिक कमिश्नर के बेटे के आंखें, किडनी और जरूरी बॉडी पार्ट्स निकाले गए जो किसी दूसरे इंसान को जिंदगी दे सकते थे और उसकी बॉडी को एक इलेक्ट्रॉनिक आग वाले चेम्बर में डालकर डिस्पोज कर दिया गया। लगभग 5 मिनट में कमिश्नर के बेटे की राख भी नहीं बची। इधर दूसरी तरफ अर्जुन कार में वापस बैठकर हॉस्पिटल की तरफ निकल गया। इस वक्त उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी, नीली आंखें बिल्कुल लाल नजर आ रही थी। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था, माथे और हाथों की नसें उभरी हुई थी। अर्जुन गुस्से से फास्ट कार ड्राइविंग कर रहा था। अचानक उसकी नजरों के सामने एक धुंधला दृश्य उसके दिमाग में चलने लगा, जहां एक खूबसूरत औरत गार्डन में दौड़ रही थी, जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होगी, जिसने इस वक्त एक व्हाइट लॉन्ग टी शर्ट और लोअर पहन रखा था। गार्डन में वह किसी बच्चे के पीछे पीछे दूध का गिलास लेकर दौड़ रही थी। अर्जुन, अर्जुन रुक जाओ बेटा, कितना दौड़ोगे? मम्मा थक गई है, रुक जाओ प्लीज, वरना मम्मा आपसे नाराज हो जाएगी। कहकर वह औरत, जो बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही थी, कंधे तक लाइट ब्राउन कलर के बाल, गार्डन में बने हुए एक बड़े से खूबसूरत कुर्सी पर बैठ गई और अपने सीने पर हाथ रखकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। तभी उस औरत को थका हुआ देखकर अर्जुन, जो इस वक्त लगभग 10 साल का था, जल्दी से अपनी मॉम के पास आया और उनकी बगल में बैठकर दूध का गिलास लेकर पीते हुए बोला, देखा, आज भी आप मुझे नहीं पकड़ पाई मम्मा। अर्जुन की बात सुनकर वह औरत मुस्कुराते हुए अर्जुन के बालों में हाथ चलाते हुए बोली, हम क्योंकि मेरा अर्जुन बहुत स्ट्रांग है और मम्मी बहुत ज्यादा वीक।
बट आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। अर्जुन ने दूध पीते हुए अपनी माँ की तरफ देखकर कहा। आई एम आल्सो प्राउड ऑफ यू मॉम। और अब दोनों माँ बेटे जोर जोर से हंसने लगे। तभी उस गार्डन में उसके पापा, दादी और छोटी बहन अनन्या सभी आए और सब खुश होकर आपस में बातें करने लगे। प्रेजेंट टाइम इन चीजों को याद करते हुए अर्जुन के चेहरे पर इमोशन आने लगे थे। वह अभी भी ड्राइविंग कर रहा था, उसकी आंखों में कुछ नमी थी। फ्लैशबैक। रात का घना अंधेरा। एक कार हाईवे पर दौड़ती हुई जा रही थी। उसमें एक छोटी सी फैमिली थी जिसमें एक लगभग 12 साल का बच्चा एक लगभग 7 साल की बच्ची से फोन पर बात कर रहा था। अन्य, तुझे पता है आज मॉम डैड ने मुझे मेगा रोबोट दिलवाया है और मैं तुझे इससे नहीं खेलने दूंगा, तू हर बार मेरी खिलौने को तोड़ देती है। अर्जुन की बात सुनकर दूसरी तरफ से अनन्या ने फोन पर कहा, मैं देखती हूँ तुम मुझे कैसे नहीं देते हो अपना खिलौना, मैं दादी से तुम्हारी शिकायत करूंगी और पापा से भी, देखना तुम्हारा मेगा रोबोट मेरे हाथों में होगा और मैं उसकी गर्दन मरोड़ दूंगी जैसे तुमने पिछली बार मेरी डॉल की गर्दन मरोड़ दी थी। अनन्या की बात सुनकर अर्जुन चढ़ गया और उसने अपनी मॉम से शिकायत करते हुए, मॉम देखो अनन्या क्या कह रही है, वह मेरा मेगा रोबोट तोड़ देगी। अगर उसने इसे हाथ भी लगाया तो मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा। कहते हुए दोनों बच्चे फोन पर ही झगड़ा करने लगे। अनन्या इस वक्त अपनी दादी के साथ ऑस्ट्रेलिया में थी और अर्जुन अमेरिका में अपनी मॉम डैड के साथ था और इस वक्त एक कार में था। उसी कार में अर्जुन के साथ एक खूबसूरत औरत है जिसकी उम्र लगभग 37 साल होगी, एक आदमी जिसकी उम्र लगभग 40 साल होगी। हंसते गाते मस्ती करते हुए हाईवे पर अपनी कार को दौड़ा रहे थे और हैप्पी बर्थडे सॉन्ग कार में गा रहे थे। अनन्या के खिलाफ अर्जुन की शिकायत को सुनकर अर्जुन की मॉम उसे समझाते हुए बोली, अर्जुन ऐसा नहीं कहते बेटा, वह तुम्हारी बहन है और तुमसे छोटी है, तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। उसे प्यार से हैंडल करोगे तो वह तुम्हारी बात मानेगी। खैर अभी बातें छोड़ो और अपना बर्थडे एंजॉय करो। आज हम तुम्हें डिज्नीलैंड ले गए थे, तुम्हें कैसा लगा? अब अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बहुत अच्छा मॉम, हम दोबारा चलेंगे, इस बार अनन्या भी हमारे साथ चलेगी। अर्जुन की बात सुनकर अर्जुन की मॉम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह, हाँ बिल्कुल, अभी बार हम सब चलेंगे। और तभी उस कार को सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। आ की आवाज के साथ उस कार के परखच्चे उड़ गए। कुछ ही देर में पूरे हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। अर्जुन के पापा जोकर में बुरी तरह से क्रश हो गए थे, लेकिन उन्होंने किसी तरह अर्जुन को कर से बाहर निकाल दिया। लेकिन वह और उनकी पत्नी कार में ही फंसे रह गए। वह लोग हाईवे के जिस एरिया में थे वह दोनों तरफ से जंगल से घिरा हुआ था। शायद यह एक नेशनल हाईवे था। आसपास दूर दूर तक कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आया। अर्जुन जी के सर पर बहुत बुरी तरह चोट लगी थी। वह हाईवे से लूटते हुए रोड के किनारे जंगल में झाड़ियां के पीछे जाकर गिर गया। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वह उठकर अपने माँ पापा के पास जा सके। वह बस अपनी खुली आंखों से अपने माँ और पापा को देख रहा था। लेकिन तभी अर्जुन ने देखा वहां कुछ लोग उसके माँ और पापा की मदद करने के लिए आगे आए। उन्होंने कर में बुरी तरह फंसे हुए उसके के नाक के आगे उंगली लगाकर देख तो वह लगभग अपना दम तोड़ चुके थे। उनकी बस कुछ उखड़ती हुई सांसें बची थी जो शायद कुछ पल की मेहमान थी। तभी उन लोगों का ध्यान अर्जुन की मां के गले में पहने हुए सोने और डायमंड से बने हुए खूबसूरत मंगलसूत्र, कानों में खूबसूरत डायमंड ईयरिंग पर पड़ी। अर्जुन की मां भी पलटी हुई कार में बुरी तरह से फंसी हुई थी और उन लोगों ने अचानक जी कार के शीशे को, जो बुरी तरह से क्रैक हो गया था, उसकी मां के पैर को पकड़कर झटके से बाहर खींच लिया, जिसके कारण बेहोश अर्जुन की मॉम की अचानक चीख निकल गई क्योंकि वह और भी ज्यादा बुरी तरह से घायल हो गई। कांच उनके सर में चुभ गया। लेकिन उन लोगों ने अर्जुन की मॉम पर बिल्कुल भी दया नहीं की और देखते ही देखते उन्होंने अर्जुन की मां को बाहर खींच लिया। उन्होंने उनका मंगलसूत्र और गहने छीन लिए और अगले ही पल उस पूरे इलाके में एक दर्दनाक चीख गूंज गई। फ्लैशबैक एंड प्रेजेंट टाइम। ये याद करते ही अर्जुन ने झटके से अपनी कार रोक दी और अब उसका चेहरा और भी ज्यादा गुस्से से जलने लगा। उसकी आंखों में खून उतर आया। अर्जुन में अचानक ही अपने बालों में हाथ फेरना शुरू कर दिया और वह इस वक्त काफी डरावना लग रहा था। अर्जुन ने गुस्से से अपने उबलते हुए खून को और भी ज्यादा खौलाते हुए कहा,
तुम जैसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है जो दूसरे की मजबूरी का फायदा उठाते हो। तुम लोग इस समाज पर बोझ हो, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी मनमानी नहीं करने दूंगा। हर गुनहगार को उसके अंजाम तक पहुंचना होगा। डॉक्टर डेविल सबका हिसाब करेगा, कहकर अर्जुन ने एक लंबी गहरी सांस लेकर खुद को काबू करने की कोशिश की और फिर दोबारा से कार स्टार्ट कर दिया। वह ड्राइविंग करते हुए ही अपनी ड्रेस को दोबारा रिमूव करने लगा और कार के नीचे बने हुए सीक्रेट बॉक्स में उस कपड़े को फेंकने लगा। अब अर्जुन नॉर्मल डॉक्टर अर्जुन बन चुका था। थोड़ी देर में वह अपने पीछे के रास्ते से होते हुए बजाज हॉस्पिटल पहुंचा और हार्ट ट्रांसप्लांट के सभी फॉर्मेलिटी को पूरा करने लगा, क्योंकि कानूनन उसे यह डिटेल डाल दी है कि हार्ट डोनर कौन है। अर्जुन ने अपने सीक्रेट लॉकर से कुछ डॉक्यूमेंट निकले, जिन्हें देखकर उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। उसने उन पेपर पर साइन करने के बाद तेज कदमों के साथ उस हार के सेफ बॉक्स को लेकर ऑपरेशन थिएटर की तरफ जाने लगा। रास्ते में अर्जुन ने अपने आप से कहा, डॉक्टर डेविल को पकड़ना इम्पॉसिबल है। तुम जैसे लोगों को तुम्हारे अंजाम तक पहुंचाने के लिए ही मुझे ये रूप लेना पड़ा, क्योंकि जब भगवान से इंसाफ नहीं होता तो इंसान को शैतान बनना पड़ता है। थोड़ी ही देर में अर्जुन अमन के साथ ऑपरेशन थिएटर में था और पिंकी का ऑपरेशन कर रहा था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर पिंकी की मां और महक और तिवारी जी सभी मिलकर पिंकी की जान के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। लगभग 6 घंटे के ऑपरेशन के बाद पिंकी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और उसे आईसीयू वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। अर्जुन महक से बाद में मिलने का कहकर अपने केबिन में अमन के साथ था। अर्जुन के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल कोल्ड थे और वह अपने ऑफिस के विंडो के सामने खड़ा होकर बाहर की तरफ देख रहा था और सिगरेट पी रहा था। अमन उसके पीछे खड़े होकर उससे बोला, आई एम सॉरी अर्जुन, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, पर मैं क्या करता, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उस वक्त मैं बहुत परेशान था, बस किसी तरह मुझे पिंकी की जान बचानी थी। डॉट 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 उद्धरण चिन्ह डॉट। आई होप कि तू समझ सकता है, मेरा तुझे हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। अगर तुझे मेरी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना। मुझे पता है ये काम तेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता होगा और कानून के नजरों में ये गुनाह है, पर तूने आज से पहले भी ना जाने कितनी ही लोगों की जान बचाई है, इस समाज के घटिया लोगों की बलि देकर। कभी कभी मैं सोचता हूँ तू कितना महान है, इतना कुछ करने के बावजूद तू कभी किसी पर एहसान जाहिर नहीं करता। दुनिया के सबसे कीमती और महंगे हॉस्पिटल का मालिक है, लेकिन तेरी ट्रस्ट सरकारी हॉस्पिटलों और कुछ चैरिटेबल हॉस्पिटलों में ना जाने कितना ही पैसा दान करती है। जो लोग अपना इलाज नहीं करा सकते उनके लिए, गरीब मेडिकल स्टूडेंट्स को तू स्कॉलरशिप देता रहता है, अमीरों को ठग कर गरीबों पर लुटाता है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, तू अपने इस दान का कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखता, सभी डॉक्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तू ऐसा क्यों करता है? तुझे लोगों की मदद करता है, कम से कम तुम्हें तो बता ही सकता है। अमन की बात सुनकर अर्जुन ने बिना एक्सप्रेशन के विंडो से बाहर देखते हुए कहा, किसी महान शख्स ने कहा है, दान ऐसे करो कि एक हाथ से करो और दूसरे हाथ को पता ना चले। और मैं लोगों को बताकर जाहिर करके क्या करूंगा? मैं जो करता हूँ वह मेरी पर्सनल चॉइस है, क्योंकि मैं ऐसा करना चाहता हूँ और सबूत रखकर मैं किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहता। डॉक्टर डेविल को दुनिया से छुपकर ही रहना होगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तू मेरी चिंता मत कर डॉट डॉट डॉट। दुनिया को लगता है कि मेरे हाथों में आए हुए सभी हार्ट डोनर्स के निकाले हुए हैं और ये दान में मिली हुई चीजें हैं, जिसके कारण मेरा सक्सेस रेट 99.9% है। ऐसे ही लोग मुझे एशिया का नंबर 1 सर्जन नहीं कहते। दुनिया इस बात से अनजान है कि मैं इन हार्ट्स को क्रिमिनल्स के सीने से निकाल कर लाता हूँ, क्योंकि पत्थरों के दिल में धड़कन का कोई मतलब ही नहीं है। और अमीर लोगों के ऑपरेशन करने के बाद मुझे जो मोटी रकम मिलती है वह इन मासूम, कमजोर, गरीब लोगों के काम आती है, जिनका खून यही अमीर लोग चूसते हैं। खैर, अर्जुन अपने ड्रॉ से लगभग 10 लाख रुपए का बंडल निकालकर अमन को देते हुए बोला, यह मिस्टर मल्होत्रा के ऑपरेशन के पैसे हैं, इन्हें दीनदयाल की विधवा के पास पहुंचा देना। अमन उन पैसों को लेते हुए बोला, आज एक बार फिर तू किसी की मदद करने जा रहा है। दीनदयाल तो शराब पी पीकर अपनी लिवर और किडनी सड़ा कर मर गया।
लेकिन तूने डोनर के फॉर्म पर उसका नाम लिखकर उसकी फैमिली की मदद कर दी। अब ये पैसे उन लोगों के बहुत काम आएंगे। मुझे कभी कभी डर लगता है अर्जुन, कहीं तू किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाए। खैर, मैं ये पैसे उन तक पहुंचा दूंगा। तू जा भाभी से मिल, पिंकी के लिए बहुत ज्यादा रो रही थी। वैसे भी पिंकी को कल शाम तक हो जाएगा, उन्हें घर लेकर जा, उन्हें आराम की जरूरत है। मैं पिंकी की मां को अपने साथ अपने घर ले जा रहा हूँ। अमन की बात मानकर अर्जुन ने हाँ में सर हिलाया और महक के पास जाकर तिवारी जी और महक को समझा बुझाकर अपने साथ घर ले आया। महक भी दिन भर रो रही थी, परेशान थी, इसीलिए उसे आराम की जरूरत थी। घर में आकर फ्रेश होकर महक ने खाना खाने से मना कर दिया था, लेकिन अर्जुन के कहने पर उसने हल्का सा डिनर कर लिया। रात को 1:30 बजे तक वह लोग बिस्तर पर थे। महक अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए अर्जुन की तरफ देखते हुए बोली, अर्जुन जी, पिंकी ठीक तो हो जाएगी ना? महक की बात सुनकर अर्जुन ने उसके सर को अपने कंधे पर रखते हुए उसके बालों पर अपना हाथ चलाते हुए बड़े प्यार से कहा, अपने पति पर भरोसा रखो, उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, कल शाम तक उसे होश आ जाएगा, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अर्जुन की बात सुनकर महक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में अभी भी नमी थी, लेकिन अर्जुन ने उसके लिए बहुत कुछ किया था। अचानक ही महक के दिमाग में कुछ आया और उसने अर्जुन के होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करते हुए बड़े प्यार से कहा, थैंक यू अर्जुन जी, एक बार फिर मेरा सपोर्ट करने के लिए और मुझे सहारा देने के लिए। अर्जुन ने मुस्कुराकर महक के होठों पर लाइट किस करते हुए, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ बच्चे, और पिंकी तो मेरी बहन जैसी है। हाँ, थोड़ी सी शरारती है पर बहुत अच्छी है। अब तुम सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। दोस्तों, मुझे नहीं पता अर्जुन के कैरेक्टर को मैंने जैसा बनाया है वह सही है या गलत, पर हमारे समाज में कई गुना ऐसे हैं कि लोगों को इंसाफ नहीं मिलता और मजबूरी में आकर हमें अपने हाथों में कानून को लेना पड़ता है। अर्जुन गरीब लोगों के फैमिली से डोनर फॉर्म पर सिग्नेचर करवा कर रखता है, जिनकी मौत काफी अजीब कारणों से हो गई। और जब भी वह किसी इनलीगल हेयर ट्रांसप्लांट को परफॉर्म करता है, तो उन पैसों को उस गरीब फैमिली को दे देता है, ताकि कानून की नजरों में भी वह कहीं ना फंसे और गरीब लोगों की मदद भी हो जाए। बदले में उसे फैमिली को सिर्फ अपनी जुबान बंद रखती है।